एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम चल रहा है मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट जो है आपने थोड़ा बहुत 12th क्लास में एज मनी एंड बैंकिंग पढ़ा है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो है वो अभी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो बिल्कुल अभी जो टॉपिक चल रहा है वो एकदम अलग है। ठीक है, आपने पहले नहीं पढ़ा, बट आप आराम से फोकस से सुनोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि आज ना एकदम नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो पुराना ज्यादा कुछ कनेक्टेड है नहीं, तभी मैंने आज की क्लास में आपको बुला लिया। तो आप हेडिंग डाल लो, मनी मार्केट चैप्टर चल रहा है और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप सीधा वहीं से स्टार्ट करना। अब बस आप मुझे 5 मिनट देना, मैं इनको रिवाइज करवा लूं भाई। अरे बातें मत करो, आ जाइए बेटा। तो बेटा आपको याद है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मनी मार्केट टॉपिक करवाया था, और मनी मार्केट में मैंने आपको बताया था कि हमें टोटल मिला के 3 चैप्टर्स करने हैं। पहला चैप्टर क्या है? डिमांड फॉर मनी, फिर क्या है? मनी सप्लाई, और फिर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। डिमांड फॉर मनी में हम ये पढ़ने वाले हैं सैफ भाई कि लोगों को मनी की डिमांड क्यों होती है, आपको पैसा क्यों चाहिए। तो पहला चैप्टर है डिमांड फॉर मनी, जहां पे हम लोगों को देखेंगे कि मनी की डिमांड क्यों होती है। फिर सेकंड है मनी की सप्लाई, विच इज अगर अब मुझे पैसे चाहिए, डिमांड फॉर मनी है, तो किसी को एक बैक एंड पे मनी को सप्लाई भी तो करना पड़ेगा ताकि वो डिमांड और सप्लाई मीट कर पाए। अब मुझे पैसे चाहिए बट इकोनॉमी में पैसा छप नहीं रहा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना। तो सेकंड चैप्टर डेडिकेट है कि मनी की सप्लाई कहां से होती है। अब आपको याद है 2 तरीके से सप्लाई होती है। प्राइमरी सप्लाई कौन करता था? सेंट्रल बैंक इशू करके, और एक और है कमर्शियल बैंक जो इनडायरेक्टली मनी क्रिएट करता था, जो आपने बचपन में पढ़ा था, क्रेडिट क्रिएशन। एक को डिपॉजिट देता है, दूसरे को लोन देता है, फिर डिपॉजिट लोन डिपॉजिट ऐसे करके। ठीक है, तो पहला चैप्टर डिमांड के लिए ऊपर रहेगा, सेकंड सप्लाई के ऊपर रहेगा, और थर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपने बचपन में पढ़ा था, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, वीआरआर, वो सब मिला के मॉनेटरी पॉलिसी बन जाएगा। अरे भैया मस्ती मत लो रे, ये अलग मजे ले रहे। ठीक है भाई, अब बेटा सबसे पहले सुनना, मैंने आपको डिमांड फॉर मनी में मनी का मीनिंग बताया था। मनी क्या होता है एक बार जल्दी से रिकॉल करो, 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, मनी क्या है? एक एसेट। मनी क्या है? एक जो कॉमनली यूज एंड एक्सेप्टेड होता है। 3 चीजें, पहला, सेकेंड मोड्स ऑफ पेमेंट एंड ट्रांसफरिंग ऑफ परचेजिंग पावर, ट्रांसफरिंग ऑफ। फिर मैंने बताया था मनी क्या है? सेट ऑफ लिक्विड एसेट्स जो इंपैक्ट डालता है किस पे? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। और थर्ड मॉनेटरी जो है, मनी जो है। बेटा आपको मीटिंग से लीव करना है क्या? सेकंड जो है बेटा, मनी नॉट नेसेसरली फिजिकल होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में भी आता है। फिर मनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, एक बार देख लेना। मनी के कुछ फंक्शन बताए थे, एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट चीज है डिमांड फॉर मनी। अब ये चीज समझना क्या होती है बेटा। मैंने आपको बताया था कि लोगों को डिमांड फॉर मनी होता है, उन्हें एक्चुअली डिमांड फॉर मनी नहीं होता, उन्हें होता है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उन्हें होता है डिमांड फॉर लिक्विडिटी। मतलब साहब भाई आपको पैसा चाहिए क्योंकि फ्यूचर में आपको गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करनी। एक बात बता, अगर हमें गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करनी नहीं होती तो क्या हमें पैसे की कोई रिक्वायरमेंट है? बेटा पैसा थोड़ी खाएगा तू, एट द एंड ऑफ द डे आप गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हो ना। तो डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपको कब चाहिए बेटा? फ्यूचर में। अब फिर मैंने आपको बताया था कि डिमांड फॉर मनी को इंपैक्ट करने वाले कितने वेरिएबल होते हैं? 4 वेरिएबल याद है। पहला था प्राइस लेवल, अगर इकोनॉमी में गुड्स के प्राइसेस ज्यादा होंगे तो आप अपने पास कैश क्या होल्ड करोगे? ज्यादा, यानी डिमांड फॉर मनी और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। सेकंड पॉइंट था बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप डिमांड फॉर मनी क्या करते हो? ज्यादा, अगेन पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 3 है बेटा इंटरेस्ट रेट, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो आप प्रेफरेबली इन्वेस्ट करना कोशिश करोगे और आप डिमांड फॉर मनी क्या रखोगे? कम। तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। और फाइनेंशियल इनोवेशन के साथ भी नेगेटिव रिलेशन था। ठीक है, ये बेटा इंट्रोडक्शन था, ये आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है। क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, सीएमए वालों में थोड़ा ज्यादा आता है। लेकिन यहां से जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है इससे सैफ भाई गारंटेड क्वेश्चन आएगा 110%, कम से कम 2 क्वेश्चन। और बेटा वो है थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। अब अंकित भाई यहां पे क्या है ना, 6 इकोनॉमिस्ट है और हर इकोनॉमिस्ट ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है कि लोगों को डिमांड फॉर मनी क्यों होती है। सबका अपना अपना मानना है, सबने अपनी अपनी अजम्पशंस ली है। ठीक है, तो इसमें से 2 थ्योरीज जो थी, पहले क्यूटीएम और दूसरी कौन सी थी बेटा? कैम्ब्रिज। ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दी थी बहुत अच्छे से। इनकी इक्वेशन याद रखना बेटा, इक्वेशन से गारंटेड क्वेश्चन आएगा। किस मोटिव के लिए था वो मोटिव याद रखना, गारंटेड क्वेश्चन आएगा। अब आज हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट करना है विच इज व्हाट? केन्जियन थ्योरी, राइट। तो आप लोग ना जितने भी आज नए बच्चे हैं वो सीधा मनी मार्केट में सीधा हेडिंग डालो बेटा, द केन्जियन थ्योरी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। द केन्जियन थ्योरी और
लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, अंकित भाई समझना चालू करें। अब बेटा ध्यान से समझना, पुराने वाले बच्चे तो ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा सा मैंने बता दिया था, नए वाले बच्चे थोड़ा फोकस से सुन लो, बाकी अभी हमें तीनों को इन डेप्थ पढ़ना है। बेटा एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था कीन्स। और शायद भाई कीन्स भाई ने ना डिमांड फॉर मनी पे अपना पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति को मनी की डिमांड तीन मोटिव के लिए होती है। कितने मोटिव के लिए? तीन। एज पर कीन्स बता रहा हूं, एज पर कीन्स। पहले वालों ने जो बोला उसे छोड़ दो। कीन्स ने बोला लोगों को डिमांड फॉर मनी तीन मोटिव के लिए होती है। और अंकित वो मोटिव कौन कौन से है? पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव, और सैफ बेटा तीसरा मोटिव क्या है? स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब सैफ तीनों को समझना पड़ेगा क्या होता है। बेटा पहला होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, जो आपको नाम से पता लग रहा है। कीन्स ने बोला कि प्राइमरी बंदे को डिमांड फॉर मनी होता है क्योंकि उसे इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन करने हैं। क्या करने हैं सर? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? बेटा ट्रांजैक्शन का मतलब है उसे गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और परचेज करना है। क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन करने हैं तभी तो आपको जेब में कैश रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी साहब डिमांड फॉर मनी का मतलब तो इतना समझ कि जेब में कैश। ठीक है, तो पहला तू पैसा क्यों अपने पास होल्ड करता है? सर क्योंकि तेरे को ट्रांजैक्शन करने। क्या करने? विच मींस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इसके बाद लोग सेकंड मोटिव जिस पर्पस के लिए पैसा जेब में रखते हैं वो होता है प्रिकॉशनरी। अंकित क्या होता है बेटा? अब प्रिकॉशनरी क्या था? प्रिकॉशनरी का मतलब होता है बेटा फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। भाई फ्यूचर में कोविड आ सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपको इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बेटा आपके मदर या फादर एक सेपरेट गुल्लक बना के चलते हैं या कोई सेविंग अकाउंट बना के चलते हैं। अभी पुराना टाइम है तो इतना बैंकिंग पे हम जाते नहीं है, हमें समझते हैं कि गुल्लक बना के चलते हैं। अब आपके पापा की जब सैलरी आती है तो लेट्स अज्यूम आपके पापा की सैलरी आई 10,000। अब मम्मी सबसे पहले ना इसमें से सिर्फ कौन से पैसे अलग करेगी? सबसे पहले पैसे अलग होते हैं बेटा ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, कि भाई घर का रेंट देना है, बच्चे की फीस देनी है, खाना पीना राशन वाशन, ये सारे पर्पसेस जो होते हैं गुड्स एंड सर्विस को सेल परचेज करने के लिए, ये किस में चले जाते हैं बेटा? ट्रांजैक्शन मोटिव। तो लेट्स अज्यूम मम्मी ने 6,000 रुपीज जो है वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए रख दिए। अब मम्मी का जो सेकंड पर्पस होगा बेटा वो होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब है एक मम्मी ने सेपरेट बेटा गुल्लक बनाया हुआ है जो अनसर्टेन फ्यूचर के लिए है, कि कभी कोई इमरजेंसी आई तो अंकित पैसा होना चाहिए ना बेटा थोड़ा सा। तो लेट्स अज्यूम मम्मी जो है 3,000 रुपए यहां पे डालती है, ये सिर्फ अनसर्टेन इमरजेंसी के लिए इन दी फ्यूचर। वंश क्लियर है? अच्छा सैफ एक और चीज होती है, अच्छा ये हमारी मम्मियां करती नहीं है जनरली, लेकिन अब वो तो इकोनॉमिस्ट है, वो तो देगा पर्सपेक्टिव। बेटा एक होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब ये क्या मोटिव होता है बेटा? ये कीन्स के अकॉर्डिंग क्या था? कीन्स ने बोला भाई देखो आपने ट्रांजैक्शन के लिए पैसा रख दिया, समझ आ गया, आपने प्रिकॉशन के लिए पैसा रख दिया, समझ आ गया। एक ना एक अच्छा इन्वेस्टर वो है जो स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए भी पैसा रखे। सर मतलब? बेटा आपको ना 1,000 रुपए अलग से अपनी जेब में रखने हैं। सर ये किस लिए? बेटा आपको ये 1,000 रुपए उस दिन के लिए रखने हैं जब आपके पास कोई बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई। जैसे सैफ मैं अपनी बात करता हूं बेटा, जब भी मेरे को इनकम आती है ना तो उस इनकम को मैं बाइफरकेट करता हूं। कैसे? ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए चला गया, कुछ प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए चला गया, एफडी वेफडी ये सब। उसके अलावा मैं अपने बैंक में एक प्रोपोर्शन ऑफ इनकम डालता हूं, पता है कैसे? टाइम के लिए। जब कोविड में स्टॉक मार्केट अपने बॉटम में आया था ना, उस टाइम पे जब बाकी इन्वेस्टर्स परेशान थे तो मैंने बहुत बड़े बड़े लॉट परचेज कर लिए, क्योंकि मुझे पता है ये एक आर्टिफिशियल डिप है, ये हमेशा थोड़ी रहेगा। ये तो भाई अभी नीचे आया, टाटा मोटर्स 400 से 80 रुपए आया, ये तो अभी के लिए है ना। कोविड से जैसे इंपैक्ट खत्म होगा बेटा वो 800 से 80 से आज 800 रुपए पहुंचा है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए पैसा रखना है। मतलब जब आपका एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे ध्यान जाएगा उस टाइम पे आप उस पर इन्वेस्ट कर पाओ, तो आपको पैसे रखने पड़ेंगे ना अपने पास कैश की फॉर्म में। तो एज पर कीनर्स डिमांड फॉर मनी तीन पर्पस के लिए होती है। आई रिपीट, पहला क्या था? ट्रांजैक्शन मोटिव, गुड्स एंड सर्विस को बाय एंड सेल करने। सेकंड इज व्हाट? प्रिकॉशनरी मोटिव, ये होता है क्लियर
फ्यूचर में जो इमरजेंसी आएगी उस पर्पस के लिए। और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, जो क्लियरली सिर्फ एक पर्पस के लिए होता है, फ्यूचर में जो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए उसे आप मिस ना कर पाए। क्या ये बात समझ आई? जैसे सैफ एकदम से गोल्ड के प्राइस गिर जाते हैं, तो बेटा अगर आपने पैसे सेव करे होंगे तो आप उस डिप पे गोल्ड को खरीद लोगे, क्योंकि बाद में जाके तो गोल्ड प्राइस उठेंगे ना। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? क्या यहां तक किसी को बेटा अंकित क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। अब मैं इसको लिखवाऊंगा अच्छे से, पहले मैं कुछ और बातें बताता हूं। अब देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को ना मैं टीडीएम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? टीडीएम, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। वो पबजी वाला टीडीएम नहीं बेटा, कोई और। ठीक है, हाँ आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लड़कों ने कनेक्ट कर लिया। प्रिकॉशनरी मोटिव होता है बेटा पीडीएम, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, और स्पेकुलेटिव डिमांड को बोलेंगे बेटा एसडी। और याद रखना एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए बेटा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये तीनों के तीनों इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं। ये बात याद रखना, तीनों इनकम के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं? पॉजिटिव। अंकित क्या मतलब? बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप ट्रांजैक्शन के लिए पैसा क्या रखोगे? ज्यादा। खर्चे बढ़ जाते ना अपने आप। प्रिकॉशन के लिए भी पैसा क्या रखोगे? क्या अब अंबानी गुल्लक में 2-3 हजार रुपए डालता होगा क्या? उसका काय बात का प्रिकॉशन? वो तो 2-3 हजार करोड़ डालेगा कि भाई कभी ऊपर नीचे कुछ खर्चा वर्चा ज्यादा हो गया शादी वादी में तो वहां से पैसे निकाल लेंगे। गुल्लक भी उसका थोड़ा अलग ही होगा, क्या बता। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, भाई जब आप इनकम ज्यादा अर्न करोगे तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी पैसा ज्यादा रखोगे ना। तो याद रखना ये तीनों इनकम इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? इनकम इलास्टिक। आई रिपीट, इनकम से पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए आपकी बुक में वर्ड लिखा है इनकम इलास्टिक। सैफ याद रहेगा बेटा? अच्छा, दूसरी बात जो और इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अबे नोट मत करो रे, सब लिखवा दूंगा, डट जाओ। प्लस प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। अभी इन दोनों की बात कर रहा हूं बेटा, ये याद रखना, ये होते हैं इंटरेस्ट इन इलास्टिक। क्या होते हैं? इंटरेस्ट इन। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट इन इलास्टिक? बेटा स्टॉक मतलब आपके पास बैंक में या शेयर्स में कितना भी इंटरेस्ट मिल रहा हो, इस पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्या मतलब? एक बात बताओ बेटा, आपके पापा की सैलरी आई 10,000 रुपीज। अब मम्मी इसमें से याद है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कितना रख रही थी? तुम्हारी फीस के पैसे 6,000। अब मान लो यहां पे एक इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट है 10%। कितना परसेंट है? अब मम्मी ने देखा भाई मेरे पास 10,000 रुपए, इसमें से मेरे लड़के की फीस है 6,000 रुपए, और मम्मी ने दूसरी साइड देखा तो इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड है जिसका इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब एक बात बताओ कोशिश, अगर ये बॉन्ड का इंटरेस्ट मैं 10 से 20% कर दूं, बेटा क्या मम्मी आपके फीस के पैसे यहां पे इन्वेस्ट कर देगी? क्या कहेगी बेटा इस महीने खाना वाना छोड़ देते, अगले महीने जाएंगे, रिटर्न मिलेगा ज्यादा, रिटर्न। अंकित क्या ऐसा होता है? मतलब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स पे या डिबेंचर्स पे कितना इंटरेस्ट है या बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है, उससे कोई घंटा फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि भाई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो तो मम्मी को जितना होल्ड करना है मम्मी करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट। क्या ये बात समझ आ रही है? ऐसे ही अगर मम्मी को लगता है कि यार फ्यूचर में ना मेडिकल इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी होती है, जिसमें मैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी रखूंगी कितना? 3,000 रुपए। ये बेटा किसके लिए है? कि फ्यूचर में भाई कोई इमरजेंसी हो जाए। अब अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट 10 से 20% हो गया, तो क्या मम्मी को ये इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट कर देना चाहिए स्टॉक मार्केट में? नहीं कर देना चाहिए। मतलब सुनो बेटा, मैं यही तो मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और जो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है, सैफ वो जितना आप होल्ड करते हो उतना ही होल्ड करोगे, और बैंक में इंटरेस्ट बढ़े या कम हो बेटा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यार ये तो इंपॉर्टेंट खर्चे है ना, इन्हें थोड़ी बैंक में इन्वेस्ट कर दोगे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे। तो ये इंटरेस्ट इनलास्टिक होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अच्छा एक बात बताओ, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है। अब अगर बॉन्ड्स में आज इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बॉन्ड वाले कह रहे हैं हम आपको 10 की जगह 20% देंगे,
तो बेटा आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का पैसा वहां इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। यानी आप अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखोगे? कम रखोगे। और अगर आज बॉन्ड में इंटरेस्ट कम हो जाता है तो आप कहोगे यार यहां क्या इन्वेस्ट करना, एक काम करता हूं होल्ड करता हूं, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तब इन्वेस्ट करूंगा। तो आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखोगे? ज्यादा रखोगे। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों, क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये दोनों इंटरेस्ट इलास्टिक होते हैं? लेकिन एसडीएम जो है वो क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट इलास्टिक। कैसा होता है बेटा? और वो भी कैसा? पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। क्या ये बात समझ आती है? मैं रिपीट कर रहा हूं एक बारी, लास्ट बारी, दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो ध्यान से, दोबारा सुन लो बेटा। हम कर रहे हैं केंजियन थ्योरी। क्या कर रहे हैं? केंजियन थ्योरी, विच इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये किसने दी थी? कीन्स ने। कीन्स से बोला कि लोगों को डिमांड फॉर मनी कितने पर्पस के लिए होती है? तीन। सैफ भाई कितने पर्पस? तीन। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड प्रिकॉशनरी मोटिव, और अंकित भाई तीसरा ट्रांजैक्शन मोटिव होता है गुड्स एंड परचेज को सेल एंड परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस को सेल एंड परचेज करने के लिए। प्रिकॉशनरी मोटिव होता है अनसर्टेन इमरजेंसी इन द फ्यूचर के लिए। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है जो फ्यूचर में बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब करने के लिए। अब दो बातें जो आपको बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट सुननी है, इन तीनों का इनकम के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। कैसा रिलेशन है? इनकम ज्यादा तो ये तीनों ज्यादा। जिसकी इनकम कम है वो इन तीनों के लिए डिमांड फॉर मनी कम, वो ट्रांजैक्शन भी कम करेगा, प्रिकॉशन के लिए पैसे भी कम रखेगा, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट पे। जो टीडीएम और पीडीएम होता है वो होता है इंटरेस्ट इन इलास्टिक। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कितना भी मिले बेटा, जो ट्रांजैक्शन का पैसा है और जो प्रिकॉशन पैसा है वो मम्मी सेम लेवल पे मेंटेन करेगी, उसका इंटरेस्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो होता है इंटरेस्ट इलास्टिक। मतलब अगर मार्केट में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, और अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखोगे? कम। अगर मार्केट आपको इंटरेस्ट रेट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम दे रहा है तो आप सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं, आप क्या रखोगे? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा। तो इट इज इंटरेस्ट इलास्टिक एंड ये रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। क्या ये बात आपको समझ आती है? किसी को कोई डाउट तो मैं लिखवाना चालू कर रहा हूं, बस यही लिखवाना है मुझे। मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। भाई इसको कर देना कुछ, चल नहीं रहा रिमोट, मैम पीछे। यार वही मैं कह रहा था कि बहुत गर्मी लग रही है। पीछे कूलिंग हो रही है क्या? तेरे को तो ऐसी आती है। आ जाओ भाई आ जाओ। आ जाओ भाई। बेटा पहला पॉइंट लिखेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव। भाई कुछ नहीं, बस पढ़ाई रहा था, अभी तो कुछ ज्यादा कुछ करा नहीं। बेटा पहला पॉइंट लिखो ए, ट्रांजैक्शन मोटिव। फटाफट से बेटा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जल्दी। पॉइंट नंबर 1, it refers to the need of cash
फॉर करंट ट्रांजैक्शन। नहीं भाई कुछ नहीं लिखवाया, यहीं से स्टार्ट करा उस। इट रेफर्स टू द नीड ऑफ कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज। अरे यार बेटा शांत रहो ना प्लीज, भाई पीछे वाले चुपचाप लिख। बिजनेस एक्सचेंज, शांत रहो बेटा, कोई नहीं। पॉइंट नंबर 2, this need arise because of lack of बेटा आप सुनोगे तो सब पता लगेगा ना, आप बातें ही कर रहे हो पीछे वाले। बिकॉज ऑफ lack of synchronization between यार ये स्वेटिंग से लिख ही नहीं पा रहा, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट कर लेना प्लीज इसे। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी is directly proportional to level of income। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इनकम। बेटा इसकी प्लीज इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है टीडीएम इज द फंक्शन ऑफ वाई। टीडीएम इज द फंक्शन ऑफ वाई। अब इसका मतलब क्या है, अगर इनकम बढ़ेगा तो सैफ भाई ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी क्या होगा, ज्यादा, आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इनकम। और बेटा लास्ट पॉइंट एक और चीज लिख लेना, लास्ट पॉइंट सॉरी किसका क्या मतलब है, टीडीएम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। लास्ट लिख लो बेटा, टीडीएम इज interest inelastic, that is change in rate of interest have no influence in change in TDM। अंकित भाई 4 पॉइंट लिखवाए, ठीक है बेटा, थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट में अंडरलाइन करना, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है, नीड ऑफ कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शन। बेटा अंडरलाइन करेंगे पॉइंट्स को, करंट ट्रांजैक्शन के लिए होता है। सेकंड, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। क्या मतलब,
बेटा देखो, आपके पापा की रिसीट जो है सैलरी, वो 1 तारीख को आ रही है। क्या खर्चा एक ही तारीख को हो रहा है? खर्चा तो ड्यूरिंग द ईयर हर डेट पे हो रहा है। तो क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में सिंक्रनाइजेशन नहीं है, तभी आपको ट्रांजैक्शन मनी के लिए अलग से पैसा रखना पड़ता है। अगर मान लो मेरी इनकम डेली आ रही है और खर्चा डेली हो रहा है, तो क्या मुझे अलग से ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी करनी पड़ेगी? आ रहा है पैसा, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। क्योंकि पैसा एक दिन आ रहा है और एक्सपेंडिचर बार बार हो रहे हैं, तो सिंक्रनाइजेशन नहीं है ना, तभी तो आपको पैसा जब आता है अलग से रखना पड़ता है, ताकि पूरे महीने का खर्चा निकल पाए। तो इस रीजन से होता है। तीसरी बात बेटा, टीडीएम का डायरेक्ट रिलेशन है किससे? इनकम से। ये तीसरी बात है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैफ भाई, टीडीएम क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट इन इलास्टिक, मतलब change in rate of interest have no influence in change in transaction demand for money. पीछे बेटा ध्रुव, आरिफ, बेटा क्लियर है आप लोगों को? सेकंड कह रहा है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी अराइज होती है बिकॉज देयर इज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। मतलब बेटा समझो, आपको पैसा आया, आपकी जो इनकम हुई वो ही आज एक बारी मान ले 10,000 रुपए, लेकिन तेरा खर्चा आज ही नहीं हो जाएगा ना सारा, तेरा खर्चा पहले दिन होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन होगा। क्योंकि इनकम एक दिन आ रही है और एक्सपेंडिचर अलग अलग दिन हो रहा है, तो तुझे इनकम में से पहले ही पैसे सेव करके रखने पड़ेंगे ना अलग से, ताकि तू इन ट्रांजैक्शंस को मीट कर पाए। क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में सिंक्रनाइज नहीं है, दैट्स वाई आपको पैसे ट्रांजैक्शन के लिए अलग से सेव करने पड़ते हैं। अगर मेरे पैसे डेली आ रहा है, खर्चा हो जाएगा, आज भी आया खर्चा हो जाएगा, ऐसा है, तो मुझे ट्रांजैक्शन के लिए अलग से पैसे सेव नहीं करने पड़ेंगे। सेकंड आइए बेटा, सेकंड पॉइंट, प्रिकॉशनरी मोटिव। बी पॉइंट लिखो जल्दी से। प्रिकॉशनरी मोटिव, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार मीटिंग रीजॉइन करो जल्दी से यार। बहुत मसला भाई। बेटा पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट लिखो, कीप्स अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम, कीप्स अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम टू फाइनेंस अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंडिचर, टू फाइनेंस अनप्रिडिक्टेबल expenditures. Second point, the amount of precautionary demand for money depends on the size of income. कह रहा कितना पीडीएम रखोगे वो डिपेंड करता है, पहला आपकी इनकम कितनी है, कॉमा इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। बेटा आपकी इकोनॉमी रिसेशन पे जा रही है, एक्सपेंशन पे जा रही है। अगर इकोनॉमी रिसेशन पे जा रही है मतलब सब बेकार खराब हो रहा है, तो आपको प्रिकॉशन के लिए ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे क्योंकि इकोनॉमी नीचे जा रही है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक्सपेंशन में जा रही है, तो आप इतना रिजर्व रखोगे नहीं। तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है बेटा, कॉमा करके लिखना। पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, कॉमा नेचर ऑफ पर्सन कैसा है, नेचर ऑफ पर्सन। नेचर ऑफ पर्सन में ना ब्रैकेट में लिख लेना, पर्सन ऑप्टिमिज्म में है या पेसिमिज्म में। बेटा ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक होता है जो पॉजिटिव होता है। सिर्फ अगर मैं कह रहा हूं सब अच्छा होगा, मेरी नौकरी नहीं जाएगी, प्रमोशन होगा अगली बारी, तो मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूं। और जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं ना,
वो प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी कम रखते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत नेगेटिव है कि यार मेरी तो नौकरी जाएगी, मेरी सैलरी कम होगी, जॉब से निकाल देंगे, कोई नेगेटिव बंदा है, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी वो क्या रखेगा, ज्यादा रखेगा। तो वो कह रहा है इन सब फैक्टर्स पे पीडीएम डिपेंड करती है। अगेन पॉइंट नंबर 3 लिखना बेटा, सेम, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इनकम। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू लेवल ऑफ इनकम पे। बेटा मतलब क्या है, इक्वेशन लिख लो, पीडीएम इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। अगर इनकम बढ़ेगा तो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। एसी बंद कर दो भैया, ठंड लग रही है। हो रहा रिमोट बोलो। भाई बहुत गर्मी लग रही है भाई, मैं तो भाई हो गया शायद, हो गया भैया यार बहुत गर्मी हो रही है यार। मैं तो 2 बार नहा गया आज। कह रहा है सर पानी पानी हो गए, हो गया। अबे चल तो वो पहले भी रहा था, तुझे पता नहीं लग रहा था। मैं पीडीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ इनकम। और बेटा लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए प्लीज, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज इनकम इलास्टिक, बट precautionary demand for money are not very sensitive to rate of interest, not very sensitive to rate of interest। यानी कि वो इनकम से तो इलास्टिक है लेकिन वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। ये इसके 4 पॉइंट हो गए बेटा। हाँ जी, इनकम इलास्टिक है ना बेटा, इनकम से तो रिस्पॉन्ड करेगी ना। सॉरी मैम, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप रिजर्व्स कैसे रखोगे, ज्यादा रखोगे ना, तो इनकम से इलास्टिक है, इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। अच्छा अंडरलाइन करना बेटा इसके 4 पॉइंट, अंडरलाइन करना इसके 4 पॉइंट। पहला, अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंडिचर होते हैं सैफ भाई। दूसरा पॉइंट, पीडीएम डिपेंड करता है साइज ऑफ इनकम पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे, पॉलिटिकल कंडीशन पे, नेचर ऑफ पर्सन पे। पीडीएम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेवल ऑफ इनकम से। तो ये इनकम इलास्टिक तो है लेकिन ये वेरी सेंसिटिव नहीं होता रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। ये 4 पॉइंट आप प्लीज बेटा अंडरलाइन कर लीजिए। लास्ट आता है स्पेकुलेटिव मोटिव, उसको बताता हूं। अंकित भाई को डाउट, ठीक है ना। अब हम स्पेकुलेटिव मोटिव पे आते हैं बेटा, इसको सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कीन्स का स्पेशल पॉइंट है। सी लिखना, स्पेकुलेटिव मोटिव। भाई अब कर रहा है कूलिंग? नहीं नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं है। नहीं नहीं अब चल रहा है, चल रहा है, नहीं नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सही है, सही है, सही है, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा पॉइंट नंबर 1 लिखो, पहले से इंपॉर्टेंट मार्क करो बस। पॉइंट नंबर 1, लिक्विड बैलेंस आर held with the expectation of finding better uses
फॉर मनी इन द फ्यूचर। कह रहा है आपको लिक्विड बैलेंसेज मेंटेन करने हैं इस एक्सपेक्टेशन पे कि आपको बेटर यूज ऑफ मनी मिलेगा फ्यूचर में। बेटा बेटर यूज ऑफ मनी का मतलब है बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अंडरलाइन करके लिख लेना, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 2, होल्ड कैश क्या हो गया इसको? अबे मैंने तो तेरे को दिया था भाई, मेरे पे ब्लेम डाल रहा है, बड़ा बेशरम है यार तू तो। अरे भैया ये उल्टा तो नहीं, 16 पे गर्म तो नहीं कर रहा है ये उल्टा लग रहा है मुझे। बेटा कुछ बोल ही नहीं रहा मैं, यहाँ एसी ने मूड खराब कर दिया है। अच्छा पॉइंट नंबर 2, होल्ड कैश टू इन्वेस्ट टू एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। होल्ड कैश टू इन्वेस्ट टू एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी requiring cash expenditure, requiring cash expenditure। नहीं वो चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, Keynes assume that, बेटा बातें मत करो प्लीज, लिख लो। Keynes assume that expected return on money is 0। अभी इस पॉइंट में समझाऊंगा, कॉमा, but expected return on bonds are of 2 types। सर क्या क्या? नंबर ए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और नंबर बी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन। बेटा यहां पे क्या बोल रहा है देखो, मैम अब क्लास खत्म ही कर रहा हूं मैं थोड़ी देर में, हो गया बस। नहीं वो चल रहा था पहले, फिर वो रिमोट पीछे गया, फिर उन्होंने पता नहीं क्या। भैया छोड़ो अभी, छोड़ो बस, क्लास खत्म कर रहा हूं मैं, आप अभी बाहर चले जाओ प्लीज। अच्छा शांत शांत शांत, बेटा ये वाला पॉइंट सुन लेना एक बारी। बेटा कीन्स के अजम्पशन के हिसाब से सुनो क्या था, अगर आप पैसे को अपने पास होल्ड करोगे तो उसका रिटर्न क्या होगा, वो ग्रो थोड़ी हो पाएगा। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपके 2 रिटर्न होते हैं, पहला आपको क्या मिलेगा, और दूसरा बॉन्ड्स की बेटा वैल्यू भी तो बढ़ती है। जैसे स्टॉक्स आपने 80 रुपए पे खरीदा, 100 रुपए हो गया, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो होगा। तो कीन्स ने बोला मनी होल्ड करोगे तो 0 होगा, लेकिन अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। और लास्ट चीज जो मुझे बतानी है वो ये थी बेटा, अब देखो यही पूरा इसका क्रक्स है जो आपको याद रखना है, इसे प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना पेपर के लिए। अब जो बता रहा हूं इक्वेशन है बेटा, एसडीएम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। बहुत ध्यान से समझना, अब ये इंपॉर्टेंट बात है।
SDM इज द फंक्शन ऑफ R। सैफ भाई R का मतलब क्या है बेटा? R का मतलब है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है बेटा? करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और SDM जो है बेटा अभी अभी करवा दूंगा, पहले से खत्म करवा रहा हूं, रुक जाओ यार, यहां वैसे मेरा SDM इज व्हाट? SDM है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। और ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? आप सुनो यार, एक बात बताओ, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा मार्केट में, मतलब बॉन्ड्स आपको ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो आप पैसा बॉन्ड्स में रखोगे या कैश होल्ड करोगे? बॉन्ड्स में। तो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी? कम। एंड वाइसा वर्सा। तो मैं साइड में कंक्लूजन दे रहा हूं बेटा, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी is inversely related to current rate of interest। Speculative demand for money is inversely related to current rate of interest। इसका मतलब अगर करंट बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आप कैश होल्ड ज्यादा करोगे। तो आप कैश होल्ड क्या करोगे? ज्यादा। मतलब स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज। सिमिलरली केस बी, अगर करंट बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ओ सॉरी ज्यादा होगा, तो बेटा आप तो फिर इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो कैश क्या होल्ड करोगे? कम। एज अ रिजल्ट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज रिड्यूसेस। इनवर्सली रिलेटेड है बेटा इंटरेस्ट से। भाई पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? अब देखो बेटा कीन्स ने क्या बोला। अब ये मेरी लैंग्वेज थी, अब मैं कीन्स भाई का बता रहा हूं, यही चीज उन्होंने कैसे बताई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अब आपने ऐसे समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा। अब कीन्स ने देखो क्या करा, उसने पूरी सिचुएशन को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, 3 सिचुएशंस बना दी। समैरा जी ध्यान से सुनना, ठीक है? कीन्स ने 3 सिचुएशन बनाई। अच्छा, सिचुएशन समझने से पहले साइड में लिख लो, उन्होंने कुछ एब्रीविएशन यूज करी है। RN जो होता है वो होता है मार्केट रेट। RN इज व्हाट? मार्केट रिटर्न। अच्छा, दूसरी चीज जो RC है बेटा, ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये कीन्स ने अपनी एब्रीविएशन दी है। RN इज मार्केट रिटर्न, RC इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। और देखो जरा 3 सिचुएशन क्या बनेगी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3। पहली पॉसिबिलिटी बेटा, या तो RN लेस देन RC होगा, RN इक्वल्स टू RC होगा, या RN ग्रेटर देन RC होगा। ध्यान से समझना। सही भाई, पहले केस का मतलब क्या है? पहले केस का मतलब है जो आपका मार्केट का रिटर्न है वो लेस है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से। इसका मतलब मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड्स में, तो वो आपको 5% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं तो मिनिमम 8% का इंटरेस्ट चाहता हूं। बेटा अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है, मार्केट रिटर्न कम है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बिलो मिल रहा है। तो कीन्स ने बोला ऐसा इन्वेस्टर मेंटेन करेगा कैश ओनली पोर्टफोलियो। क्या लेगा बेटा ये? और क्योंकि रिटर्न कम है
तो आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी? ज्यादा। सिर्फ कैश होल्ड करो भाई, बॉन्ड में इन्वेस्ट मत करो। अच्छा, तीसरा केस, अगर आपका मार्केट का जो रिटर्न है वो ग्रेटर है एक्सपेक्टेड रिटर्न से। सर क्या मतलब? बेटा मार्केट का रिटर्न है 5%, आपको एक्सपेक्टेशन थी भाई मुझे तो 3 ही मिल जाए मैं उसमें खुश हो जाऊंगा, तो आपकी रिटर्न से, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेटा ऐसा इन्वेस्टर रखता है बॉन्ड्स ओनली पोर्टफोलियो। क्या रखता है? और क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रेट है तो आप स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखो? कम रखो, बॉन्ड्स में डाल दो सारा पैसा। लेकिन अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब मार्केट का रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये भी 5, ये भी 5। बेटा याद रखना इसको बोलते हैं इनडिफरेंस लेवल। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस लेवल का मतलब है आप कैश और बॉन्ड्स बोथ मेंटेन कर सकते हो, विल हैव सेम इंपैक्ट। मतलब अब आपकी मर्जी है, आपको कैश रखना है आप कैश रखो, आपको बॉन्ड रखना है आप बॉन्ड रखो, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन और मार्केट इक्वल है। अब ये जो चीज मैंने ऊपर बताई थी ना मेरी लैंग्वेज में, ये कीन्स की लैंग्वेज में ऐसा कुछ था। ठीक है, हाँ जैसे आपको सिंपल है आप वो समझ लो। पहले बताओ इतना समझ आया? आज की क्लास ऐसा लग रहा है मैंने 6 घंटे पढ़ा दिया भाई। वो तो रात को हो गया यार। अबे अश्लील इंसान, मेरी आर्टिकलशिप रात को मैं काम करता हूँ आर्टिकलशिप का, इसलिए मैंने बोला। तू गलत गलत समझ लेता है रात को आर्टिकलशिप, ये कुछ और ही इमेजिन कर रहा है, कोई और ही आर्टिकलशिप। हाँ, मेरी वाली कंपनी में आना चाह रहा है, कह रहा है मुझे उसी कंपनी में जाना है जिसमें रात को आर्टिकलशिप चलती है। कह रहा है पूरी रात आर्टिकलशिप करूंगा। पहले बताओ ये समझ आया? ये आपका कीन्स वाला अप्रोच खत्म होता है भाई। एक बार में से समराइज कर रहा हूं, क्लास को कर रहा है अभी खत्म, मेरे बस की नहीं हो रही आज क्लास लेना। ठीक है, आ जाओ भाई वापस से एक बार रिपीट फटाफट। बेटा मैंने अभी तक आपको 3 अप्रोचेस पढ़ाए हैं, याद है आपको? पहला अप्रोच था क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी गिवन बाय फिशर्स, और उनके हिसाब से डिमांड फॉर मनी सिर्फ किस मोटिव के लिए थी? ट्रांजैक्शन, और इक्वेशन थी पीटी इज इक्वल टू एमवी। सेकंड आया कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज ने बोला था कि डिमांड फॉर मनी 2 पर्पस के लिए होती है, ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्रिकॉशन, और उनकी इक्वेशन थी एमडी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। आज जो हमने पढ़ा एक बार आज वाली को अच्छे से रिवाइज करेंगे भाई। सर भाई थर्ड अप्रोच थी कीन्स अप्रोच, किन्जियन अप्रोच, जिसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बोलते हैं। सबसे पहली बात, कीन्स के हिसाब से डिमांड फॉर मनी कितने पर्पस के लिए होती है? 3। पहला, दूसरा प्रिकॉशन, तीसरा बेटा ट्रांजैक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है? करंट ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि रिसीट और एक्सपेंडिचर में सिंक्रनाइजेशन नहीं होती, तभी आपको पैसा ट्रांजैक्शन की तरह होल्ड करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन फॉर डिमांड फॉर मनी इनकम के साथ कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली, लेकिन इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। दिस इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। अंकित भाई कैसी है? इंटरेस्ट इन इलास्टिक, इंटरेस्ट बढ़े या कम हो टीडीएम पे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। बेटा प्रिकॉशनरी मोटिव किस पर्पस के लिए होती है? अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंडिचर्स के लिए। ये डिपेंड करती है इनकम पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे, पॉलिटिकल कंडीशन पे, और नेचर ऑफ पर्सन पे। अगेन ये इनकम के साथ कैसे रिलेटेड होती है? डायरेक्टली, लेकिन इंटरेस्ट से कैसे होती है? नॉट रिलेटेड, इंटरेस्ट इन इलास्टिक, मतलब इंटरेस्ट बढ़े या कम हो पीडीएम विल रिमेन कांस्टेंट। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट आती है स्पेकुलेटिव। बेटा स्पेकुलेटिव जो है ये कहता है आपको लिक्विड बैलेंस मेंटेन करना है इस एक्सपेक्टेशन पे कि आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा? फाइंडिंग बेटर यूज फॉर मनी, मतलब बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये इसने अज्यूम करा था कि मनी रखोगे तो भाई कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, जीरो, लेकिन अगर आप बॉन्ड पे लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन दोनों मिल सकते हैं। बट लगाना कब है, कितना है, वो डिपेंड करता है। अब इन्होंने पूरी सिचुएशन को 3 पार्ट में समझाया। पहला केस, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है लेकिन मार्केट इतना रिटर्न नहीं दे रही तो इन्वेस्ट करना सही है क्या? क्या रखो? कैश ओनली। क्या रखो?
इन्वेस्ट मत करो, कैश ओनली रखो, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से मार्केट ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो बेटा इस सिचुएशन में क्या रखो, बॉन्ड्स ओनली इन्वेस्ट कर दो, अपने पास स्पेकुलेटिव डिमांड क्या रखो, कम। और अगर दोनों रेट इक्वल है तो दिस इज इनडिफरेंस लेवल, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। ठीक है, अब मैं ना कंक्लूजन में एक नोट लिखवा देता हूं बस आपको, एक छोटा सा नोट बेटा, बस ये नोट लिख लो, फिर हम इसे खत्म कर रहे हैं जल्दी से। नोट इज इंपॉर्टेंट, नोट इज इंपॉर्टेंट। बेटा नोट नंबर 1 लिखेंगे जल्दी से, टीडीएम, पीडीएम, स्पेकुलेटिव डिमांड, ये तीनों इनकम इलास्टिक है बेटा। और वो भी याद रखेंगे कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन है तीनों का। नोट नंबर 2, टीडीएम एंड पीडीएम, ये दोनों क्या होते हैं बेटा, इंटरेस्ट इन इलास्टिक। मतलब कि क्या बेटा, मतलब कि आपका इंटरेस्ट बढ़े या फिर इंटरेस्ट कम हो, टीडीएम एंड पीडीएम क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कंज्यूमर इसे चेंज नहीं करेगा। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है नोट नंबर 3, जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है बेटा, वो क्या होता है, वो होता है इंटरेस्ट इलास्टिक। और इंटरेस्ट इलास्टिक में भी याद रखना कैसे, अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो पर्सन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या रखेगा, कम रखेगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेगा ज्यादा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो आप इन्वेस्ट ना करते हुए क्या रखोगे, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा। मतलब कैसा रिलेशन है बेटा, नेगेटिव और इनवर्स। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली दिखा दूं तो देखो ग्राफिकली कैसे बनेगा ये, मेरे साथ साथ बनाना 3 कर्व, 1 2 3। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, जल्दी से बनाइए। एक्स 0 वाई, एक्स 0 वाई, एक्स 0 वाई। बेटा यहां पे मैं लूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है सैफ भाई, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये है मेरा, पहले मान ले टीडीएम। अब सुनना जरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या कम हो, क्या टीडीएम चेंज होता है, टीडीएम इज कांस्टेंट। बेटा आपको याद है परफेक्टली इन इलास्टिक में पैरेलल टू वाई एक्सिस, बेटा इसका कर्व बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इट मींस व्हाट, अगर आप रेट को आर पे रख रहे हो, टीडीएम भाई टीडीएम यहीं पे रहेगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ R1, फिर भी टीडीएम यहीं पे रहेगा, और रेट को कम करो R0, फिर भी टीडीएम यहीं पे रहेगा। इंटरेस्ट से इन इलास्टिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा कर्व। अच्छा सेकंड, अगर मैं पीडीएम की बात करूं, बेटा सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही बना दो, क्योंकि ये भी तो इंटरेस्ट से इन इलास्टिक है। ये बन गया पीडीएम का कर्व। अब आप रेट को आर पे रखो, इट डजंट मैटर, यहीं पे आएगा। R1 पे इंक्रीज करो, पीडीएम का लेवल सेम रहेगा, R0 पे करो सेम रहेगा। तो ये दोनों कैसे बन गए, पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन स्पेकुलेटिव बताओगे मेरे साथ, स्पेकुलेटिव का रिलेशन कैसा था, नेगेटिव। कब अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बनेगा। तो जो स्पेकुलेटिव डिमांड है ना बेटा, वो कुछ इस प्रकार बनता है, ये है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब आप देखो इंटरेस्ट रेट है आर,
जब इंटरेस्ट रेट आर है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एक लेवल पे आएगा, जो भी लेवल पे। और जरा आप एक बार रेट को बढ़ाकर देखना, रेट को आप इंक्रीज करके देखो एक बार, ये आ गया इस लेवल पे, लेट्स अज्यूम क्यू। जैसे मैं रेट को R1 करूंगा, आप देख रहे हो बेटा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन। तो ये आपके कर्व्स बन गए हैं बेटा, इन कर्व्स को याद रखिएगा, रिलेशन को याद रखिएगा। इसी के साथ आपका केंजियन अप्रोच होता है खत्म। आज की क्लास को अपन यही रखेंगे, अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, मतलब डिमांड फॉर मनी की, फिर हम सप्लाई वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।